2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5 हो गया, और x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिखाना है कि ये इनकॉन्सिस्टेंट है। तो इनकॉन्सिस्टेंट है, इसका मतलब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए था, सबसे पहले 0 होगा, तभी उसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये इनकॉन्सिस्टेंट है कि कॉन्सिस्टेंट है। समझ गए ना बात। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, मैट्रिक्स को हम लोग बना लेते हैं। तो लेट ए इक्वल टू क्या हो गया, देखिएगा 3 माइनस 1 2, यहां से देखिएगा 2 1 3, यहां से देखिएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, हमारे पास a बराबर बन गया 3 माइनस 1 2 2 1 3 और 1 माइनस 1 माइनस 1। चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x y z। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में 2 इक्वेशन था तो x y के टर्म में था, यहाँ पे 3 इक्वेशन है तो x y z तीनों है। एंड हम लोग क्या करते हैं, b बराबर मान लिए, b बराबर क्या हो गया 3 5, ये हो गया। इसका मतलब अपने पास अब क्या होता है, ax इज इक्वल टू बी होता है, ax इज इक्वल टू क्या होता है b। चल हम लोग अब थोड़ा इसको ऊपर ले चलते हैं, x बराबर क्या होता है b। नाउ अब हमको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 2 2 1 3 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट तोड़ते हैं। देखिएगा हम R1 के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं, तो 3 ले लिए, तो 3 ले लिए तो ये गायब बच गया 1 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस ये माइनस में खुलेगा और यहाँ पे माइनस 1, तो माइनस 1 को हम बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस 1 को हम रख दिए, तो माइनस 1 के नीचे वाला कॉलम और माइनस 1 वाला रो को छोड़ दी, तो बच गया 2 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1, फिर से प्लस, अब यहाँ 2 के लिए हम लोग लेते हैं तो 2 लिख दीजिए और डिटर्मिनेंट 2 यानी 2 के नीचे का कॉलम हटा दिए और 2 वाला रो हटा दिए, तो बच गया 2 1 1 माइनस 2 2 1 1 माइनस 2। अब इसको हम लोग सोल्व करें, देखिएगा 3 इंटू माइनस 1 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 दूना माइनस 4 और माइनस 1, यानी ये देखें तो 15 माइनस 5 और ये माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 इंटू 10 2 माइनस 10, यानी ये देखें तो ये हो जाएगा 0। क्या हो गया 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हो गया, तो इतना तो अब तय हो गया कि ये कॉन्सिस्टेंट नहीं होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन तो ये देने वाला नहीं है। तो क्या देगा, तो अब जब देगा तो या तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा या नो सॉल्यूशन देगा, तो नो सॉल्यूशन वाले को हम लोग बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो देख लेते हैं, तो इनकॉन्सिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू, अगर 0 आ जाए तो हम लोग कह देंगे कि ये इनकॉन्सिस्टेंट है। चेक कर लेते हैं, आइए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले सारे टर्म का हमको क्या निकालना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा। तो निकालते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा C11, तो C11 के लिए क्या हो जाएगा, 3 वाले टर्म के लिए ये गया, यानी यहां से क्या आया था 5, C11 के लिए 5 आ गया, C12 के लिए भी 5 हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो गया -2, हाँ ठीक है, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है।
C13 के लिए देखिएगा, C13 के लिए क्या है, -1/4 -5 हो जाएगा। C13 के लिए क्या हो गया, -5। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, C22 C21 इस सब का निकालते हैं। आइएगा तो C21, तो C21 के लिए निकाले तो ये वाला छोड़ देना होगा, ये छोड़ देना, 1 × 1 1 और 5, ये भी 5 हो जाएगा, यानी -5 -5। वैसे ही C22 निकाल दें, ये सब निकालना आप लोग सीख चुके हैं, तो C22 हो गया -5, ये भी हो जाएगा, और C23 ये हो गया अपना 5, ये हाँ ठीक है। वैसे ही आइएगा C31, तो C31 के लिए कितना आ जाएगा, C31 ये गया 3 -5 वैसे ही C32, तो C32 के लिए कितना आ जाना चाहिए था इसके लिए, तो ये गया यानी 3 3 9 -4 5, यानी -5, और C33, तो C33 के लिए कितना हो जाना चाहिए, यानी ये गया 3 5। आइएगा आप थोड़ा, अब हमको क्या निकालना है, एडज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या होता है, कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स बने 5 5 -5, इधर हुए -5 -5 5, और ये हो गया -5 -5 5, ये अपना मैट्रिक्स हो गया। अब इसका हमको क्या करना होगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो ये एडजॉइंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ट्रांसपोज करिए, सब 5 है, यानी ये हो गया 5 -5 -5 5 -5 -5 -5 5, ये वैल्यू जो ये जो मैट्रिक्स आया, ये हम लोग का हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को क्या निकालना होगा, अब हम लोग को क्या करना होगा, चेक करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। यहां से देखिएगा हम लोग करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल के चेक करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल के हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखिएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपने पास कितना आया है, 5 -5 -5, ये हो गया 5 -5 -5, ठीक है, और -5 5 5, मैट्रिक्स ये हो गया। और बी का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो बी वाला है, कहाँ गया बी, बी देखिए तो छोटा सा होगा, 3 टर्म में, 3 5 1 3 5 1 3 5, चलिए ये है अपना, ठीक। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, इस रो को इस कॉलम से, तो देखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15 -25 -5, जीरो तो आता हुआ नहीं दिख रहा है, अब फिर से आइए, 5 3 जा 15 -25 -25, फिर से आइए, -15 +25 +5, जीरो तो नहीं होगा। अब यहां देखिए, 15 में से 30 गया -15, ये हो गया 50 में से 15 गया तो -35, और 30 15, जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, दैट इज इट इज क्या हो गया, ये इनकॉन्सिस्टेंट, इट इज इनकॉन्सिस्टेंट। अब आप इसको पूरा एक बार देख सकते हैं, देख लीजिए कि कैसे ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गया।
ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। थोड़ा यहाँ से इसको निकाल दीजिए। 5 यानी ये हो जाएगा 15। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब तो अभी तक हम लोग देखे इनकॉन्सिस्टेंट के लिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन कॉन्सिस्टेंट का भी देखा जाए। चलिए, उसके बाद इसको आगे फिर चर्चा किया जाएगा। चलिएगा, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कॉन्सिस्टेंट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। सो डेट द following system of equation is consistent. System of equation is consistent and solve it. consistent तो है, उसको सोल्व भी करना है। इक्वेशन है 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। अब हम लोग आते हैं काम पे, बात करते हैं इस पे। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट हो या इनकंसिस्टेंट हो, हमको तो 3 मैट्रिक्स तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहां से पहले हम लोग बना लेते हैं कि लेट ए बराबर क्या हो गया अपना मैट्रिक्स, देखिएगा 2 5 3 2, ये 2 ऑर्डर का ही बनेगा। चलेगा, एक्स बराबर क्या हो गया एक्स वाई, एंड बी बराबर क्या हो गया 1 7। ये 3 मैट्रिक्स बन गया। तो यहां से जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ax बराबर हम लोग इसको क्या कहते हैं b, देन द गिवन इक्वेशन इज क्या हो गया यहां से ax = b, ax = b। तो अब हम लोग इसके बाद वाला कहानी क्या होता था, इसके बाद हम लोग देखते थे कि ये कॉन्सिस्टेंट है या नहीं कॉन्सिस्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते थे डिटर्मिनेंट, कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले यानी क्या हो जाएगा 2 5 3 2, कितना हो गया 4 - 15 यानी -11, नॉट इक्वल टू 0। -11 हो गया जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब हो गया कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स दैट इज सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्या हो गया सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब आइएगा यहां पे, यहां तक तो देख रहे हैं, सब देखे होंगे। चलिए आगे किया जाए तब। आइए, सिस्टम हैज क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग एक चीज तो देखते हैं कि जब सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इसका मतलब अपने पास क्या करना था x = a इनवर्स b निकालना था। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन दैट इज x = a इनवर्स b हमको निकालना था। हम लोग ये शुरू में ही देखे थे जब हम लोग कंसिस्टेंट की बात कर रहे थे वहीं पे, और हम लोग निकाले भी थे कि x = a इनवर्स b कहां से आ रहा है। ठीक है, देखिएगा। तो अब हमको वहां नहीं करना है, हम सीधा x = a इनवर्स b पे आएंगे। तो हमको तो सबसे पहले a इनवर्स निकालना होगा। जब x = a इनवर्स b कह रहा है तो सबसे पहले तो हमको a इनवर्स निकालना होगा, और a इनवर्स के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा ज्वाइंट ऑफ a निकालना होगा।
और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। चलिए, तो C11 के लिए क्या हो जाएगा, ये गैप 2, C11 क्या हो जाएगा प्लस में 2। वैसे ही देखिएगा C12 ये निगेटिव हो जाएगा, यानी इसके लिए ये गैप तो क्या बच जाएगा 3। वैसे ही देखिएगा C21 यानी C21 निगेटिव में, C21 निगेटिव यानी इसके लिए, यानी ये गैप तो बच गया -5। वैसे ही C22 ये पॉजिटिव देगा, यानी इसके लिए ये गैप 2। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करें, एडजॉइंट ए दिख रहा है ना, हाँ देखिएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, अब इस कोफैक्टर से हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो 2 -3 -5 2, और इसका हम लोग क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। तो ट्रांसपोज करने पे क्या आ जाएगा 2 -5 -3 और 2। देखिएगा, तो ये मैट्रिक्स अपना क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। ये मैट्रिक्स अपना क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। अब आइए, ये मैट्रिक्स हम लोग का क्या हो गया, ट्रांसपोज। अब हमको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही होता है। तो हम लोग देखें तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 2 -5 -3 2 अपॉन, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 देखिए कितना आया था, -11 आया था शायद, देखिए तो हाँ -11 है ना, ये है। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था -11। इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास ए इनवर्स इज इक्वल टू हो गया -1/11 इंटू 2 -5 -3 2, ये हो गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस -2 को हम अंदर लेके चले जाते हैं, ये सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 2/11 माइनस में प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस 5/11, वैसे ये हो जाएगा 3/11 और ये हो जाएगा -2/11, यानी हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए मैट्रिक्स में, ये आ गया। अब आइए हम लोग सीधा आते हैं ए इनवर्स, तो हम लोग को मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, हम लोग देखे थे कि x इज इक्वल टू क्या, ए इनवर्स बी की हमको चर्चा करना है। ठीक है, तो x मैट्रिक्स क्या है अपना, चलिए आ जाते हैं एक एक करके सब पे। देखिएगा x मैट्रिक्स क्या है, x मैट्रिक्स जो है अपना वो ये है x और y। ठीक है, इज इक्वल टू, चलिएगा ए इनवर्स और बी मैट्रिक्स क्या है 1 7, बी मैट्रिक्स क्या है 1 और 7, यहां से हम उठा लिए। चलिए अब हम लोग ए इनवर्स पे आते हैं, आइएगा, और ए इनवर्स कितना आया था -2/11 और 5/11 और उसके बाद है 3/11 और -2/11, ये मैट्रिक्स है हम लोग का ए इनवर्स। ठीक है, अब यहां से हम लोग सोल्व करते हैं इसको, तो एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखिएगा अब हम लोग मल्टीप्लाई कर, इसके रो और इसके कॉलम में चलना होगा, तो इतना इंटू इतना यानी -2/11, -2/11 में किससे मल्टीप्लाई किए 1 से, तो इतना ही हो गया, प्लस अब इससे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35/11 हो गया, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का कहानी खत्म। अब हम लोग कहां पे आएंगे दूसरे रो में, तो दूसरे रो में आया तो 3/11 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3/11, अब माइनस यहाँ प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको कर दें तो 14/11, यानी इससे इसको अब मल्टीप्लाई कर दिए, सोल्व कीजिए इसको,
तो ये कुछ आ जाएगा ऐसे, 35 में से 2 गया 33/11, और यहाँ देखिएगा 11, यानी ये हो जाएगा -11/11, कुछ ऐसे। यानी देखें तो x y का जो वैल्यू आ गया वो 33/11, एंड इसको कटा दिया जाए तो -1 आ गया, -1 आ गया। देखिए आपका सॉल्यूशन आ चुका है। अब आपको सिर्फ ये देखना है, देखिएगा आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तो पढ़े थे, कंसेप्ट पता है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता था, बिल्कुल पता होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो जैसे, एक मिनट थोड़ा इसको और छोटा कर लीजिए, इसको छोटा कर दीजिए। जैसे आप देखिए, देख रहे हैं 11 से 11 हम कटा दिए -1, 11 3 जा 33, ये हो गया। यानी x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 3, और y बराबर क्या हो गया -1। x बराबर क्या हो गया 3 एंड y बराबर क्या हो गया -1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यही है हम लोग का सॉल्यूशन उस इक्वेशन का। चलिए अब इसको आप आराम से देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही है हम लोग का क्या, ये जो हम लोग देखे अभी, ये था हम लोग का सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ क्या था, लीनियर इक्वेशन, या इसको ये कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या ये भी कह सकते हैं कि सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व किए देखे। अब ये आप एक एक करके सारी चीज को समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि कैसे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो 2-3 टर्म हम लोग को मिला, क्या क्या मिला, सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहला टर्म था कि सिस्टम, जिसे हम लोग देखें कि लीनियर इक्वेशन है या कोई भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हो या अपना कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि उसमें हम लोग एक टर्म देखते हैं कि क्या वह उसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, और सॉल्यूशन होगा भी तो कितना सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन निकालते थे। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें लीनियर इक्वेशन में मैट्रिक्स के मेथड में कि अगर अगर कोई टर्म कॉन्सिस्टेंट है, दो टर्म देखते हैं कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा था कि अगर कोई टर्म इनकॉन्सिस्टेंट है, इसका मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कॉन्सिस्टेंट जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन, और इक्वल टू 0 तो वहां पे दो कहानी होता था। क्या, अगर एडजॉइंट a इंटू बी बराबर 0 हो जाए तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और नॉट इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए अब आज का क्लास हम लोग देखें, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। जैसे हम बोले थे कि जितने सारे टॉपिक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी मैट्रिक्स हम लोग लगभग आज खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एनसीईआरटी के सारे चैप्टर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। ये हमने बोला है सारा एक एक चैप्टर का हम आपको सॉल्यूशन विदाउट पूरा विथ एक्सप्लेनेशन आपके पास जरूर जाएगा। आपको क्लास बस अटेंड करते रहना है और जुड़े रहना है, ठीक है। तो अभी तक जो लोग भी पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले क्या करें, यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दूसरा चीज कि जैसे उसमें आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप जैसे जाएंगे तो वहां पे लिंक पे देखिएगा, आप प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, प्ले स्टोर से यही सेम लोगों के साथ आपको ये ऐप भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको उसको इंस्टॉल कर लेना, जो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई उसमें आपका 1 रुपया चार्ज लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहां से कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलने लगेंगे। और बेनिफिट क्या है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे देखिएगा ऑनलाइन क्लास यहाँ भी मिल रहा है, ऐप पे भी आपको मिलेगा, लेकिन वहां पे कुछ आपको एडिशनल क्लासेस होंगे, जैसे कि आपको डाउट क्लासेस की सुविधा अगर आपको लेनी है तो आपको वहां ऐप पे आना, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा, कोई आपसे चार्ज
नहीं लिया जाएगा। दूसरी चीज कि आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा। ऑनलाइन मटेरियल आपको वहीं पे उपलब्ध होगा, जैसे कि हर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन सब कुछ वहां पे आपको उपलब्ध होगा। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको वहां पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जो बिल्कुल मुफ्त होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। यानी वहां पे आपको टाइम वगैरह सारा कुछ दिया रहेगा कि इतने समय आपको करना है, आप जैसे टेस्ट दीजिएगा वो अपने आप लॉक हो जाएगा समय खत्म होते हुए, ठीक है। और फिर आपको विथ एक्सप्लेनेशन के साथ उसका सारा सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में अपने शेयर कीजिए ताकि हर कोई इसका फायदा उठाए, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त है, और आप लोग इसका फायदा उठाइए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में लोग मिलेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको एक एक करके देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। फिलहाल के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।